Good morning, students. Yesterday we have learned about factors of production and farming in पालमपुर. तो हमने पालमपुर में जो फार्मिंग है उसमें प्रोडक्शन का फर्स्ट फैक्टर रीड कर लिया था, जिसमें कि लैंड है. और लैंड क्या है कि वो फिक्स्ड होती है ना. और जो पालमपुर में है वो 75% जो पीपल हैं वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो क्या है, फार्मिंग है, उसी पर डिपेंड है. और हमने कल मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में पढ़ लिया था कि हम एक ही लैंड पर किस तरह से मल्टीपल क्रॉपिंग करके अपने प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं. तो आज हम कुछ डिस्कस करेंगे, वही आज आप उस पर थोड़ा सोचोगे और उसके बाद आंसर करोगे. द फॉलोइंग टेबल 1.1 शो दैट लैंड अंडर कल्टिवेशन इन इंडिया इन यूनिट्स ऑफ मिलियन हेक्टेयर. प्लॉट दिस ऑन द ग्राफ प्रोवाइडेड. व्हाट डज द ग्राफ शो? डिस्कस इन प्लान. यहाँ नीचे आपको एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें इंडिया में कितनी लैंड कल्टिवेटेड एरिया के अंडर आती है वो देखिए. 90-50 शो दिस कल्टिवेटेड एरिया ओवर द ईयर. 1950 to 51 में हमारे जो कल्टिवेटेड एरिया था वो था 129 मिलियन हेक्टेयर. फिर 1990 to 91 में 157 मिलियन हेक्टेयर. 2001 में 156 मिलियन हेक्टेयर. दैन 156. अब देखिए नेक्स्ट 2012 एंड 13 में 155 मिलियन हेक्टेयर कल्टिवेटेड एरिया थे. यानी इन 3 सालों में हमारी स्टेबल रही है कल्टिवेटेड लैंड, और उसके बाद कम हो जाती है. फिर 56 हो जाती है, 156 एंड देन 155 फिर से हो जाती है. तो इसको हमने देखने से हमारे सामने क्या आता है कि जो इंडिया है उसमें हमारे कल्टिवेटेड लैंड एक तरह से स्टेबल ही रहा है. 1950 to 90 तक तो उसमें काफ़ी प्रोग्रेस हुई है, लेकिन उसके बाद 2010, 11, 2012 तक वो स्टेबल ही रहा है. तो नेक्स्ट हम देखते हैं टेबल, उसमें क्या शो करता है. यहाँ पे आपको एक ग्राफ के मीडियम से आपको दिखाया गया है. ये देखिए, ये भी आप देखिए 1950 to 51 में जो बताया है 129 मिलियन हेक्टेयर है, इसी को हमने ग्राफ पे प्लॉट कर दिया है. अब इसमें से जो क्वेश्चन है वो है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज़ द एरिया अंडर इरिगेशन बाय. क्या ये इम्पोर्टेंट है कि इस एरिया में हमारा जो इरिगेशन एरिया है वो इंक्रीज़ होना चाहिए? अगर इंक्रीज़ होना चाहिए तो वो क्यों होना चाहिए? यू हैव रीड अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन पालमपुर. आपने ये भी पढ़ा है कि पालमपुर में कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो होती हैं. फिल द फॉलोइंग टेबल बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन ऑन द क्रॉप्स ग्रो इन योर रीजन. अब नीचे एक टेबल दिया है, इसको आप दी गई इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको इसको फिल करना है. You have seen that one way of increasing production from the same land is by multiple cropping. हमने देखा कि किस तरह से हम अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं कि हम सेम लैंड पे मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं. द अदर वे इज़ टू यूज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड. और दूसरा क्या है तरीका कि हम अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं. तो मॉडर्न फार्मिंग जो मेथड है उनको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर हायर यील्ड. यील्ड इज़ मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड. अब यील्ड कैसे हम इसको मेज़र कर सकते हैं कि एक पीस ऑफ लैंड पर एक सिंगल सीज़न में, यानी ओनली एक सीज़न में किसी भी लैंड पर कितना क्रॉप प्रोड्यूस कर सकते हैं. इस तरह से हम उस यील्ड को मेज़र कर सकते हैं. टिल द मिड 1960s द सीड यूज्ड इन कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल वंस विद रिलेटिवली लो यील्ड. अब देखिए 1960 में क्या था, हम पुराने बीजों का प्रयोग करते थे, जो पारंपरिक तरीके के जो बीज होते थे उनका प्रयोग करते थे. तो उससे क्या होता था, हमारी प्रोडक्शन बहुत ही कम होती थी. ट्रेडिशनल सीड्स नीड लेस इरिगेशन. और जो ट्रेडिशनल सीड्स होते हैं, पुराने सीड्स जो होते हैं, उनको कम सिंचाई की ज़रूरत होती है. फार्मर यूज्ड काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर्स. अब देखिए, जब भी हम कभी क्रॉप ग्रो करते हैं तो हमें फर्टिलाइज़र भी चाहिए, जिसे हम खाद बोलते हैं. क्यों? क्योंकि इससे हमारे जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी बनी रहती है. तो फार्मर्स पहले फर्टिलाइज़र और मैन्योर
के रूप में क्या यूज़ करते थे, काऊ डंग, ठीक है, यानी जिसे हम गोबर बोलते हैं, वो नेचुरल मैन्योर था वो, और उसको हम फर्टिलाइजर्स के रूप में प्रयोग करते थे। ऑल दीज वर रेडिली अवेलेबल विद द फार्मर, और क्योंकि ये फार्मर्स के पास इजीली अवेलेबल थी, हु डिड नॉट हैव टू बाय दैम, तो उनको इसकी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो खुद ही कैटल रियरिंग करते थे, पशुओं को पालते थे, तो इसलिए उनके पास ये होता था। द ग्रीन रेवोल्यूशन in late 1960s introduced the Indian farmers to cultivated of wheat and rice using high yield varieties of seed। अब जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन आया 1960 के बाद, तो इंडिया के जो फार्मर्स थे उनको इंट्रोड्यूस कराया गया हाई यील्डिंग वैरायटी सीड से, जिसे हम शॉर्ट में HYVs बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है, हाई यील्डिंग वैरायटीज़। Compared to the traditional seeds, the HYV seeds promise to produce much greater amounts of grain on a single plant। अब जो ट्रेडिशनल सीड्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं, ये ग्रेट अमाउंट में क्या करते हैं, ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं किसी एक सिंगल प्लांट पे। एज ए रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड would now produce far larger quantities of food grain than was possible earlier। और इससे क्या रिजल्ट मिला कि एक सेम लैंड पर हम ज़्यादा से ज़्यादा फूड ग्रेन प्रोड्यूस कर सकते हैं। HYV सीड्स however need plenty of water। और HY जो सीड्स होते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स वो होते हैं, इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और इनको केमिकल फर्टिलाइज़र्स की भी नीड होती है। तो यहाँ पे देखिए हमें एक जो टेबल हमें फिल करना था, आपने पालमपुर में जितने भी क्रॉप्स के बारे में पढ़ा है उनके यहाँ पे नेम फिल करोगे आप कि कौन कौन सी क्रॉप्स हैं, जैसे कि पोटैटोज़ हैं, वीट हैं, ये हम कल की क्लास में हमने पढ़ा था। उसके बाद किस मंथ में उनको बोया जाता है, किस मंथ में उनको काटा जाता है, और उनके सोर्सेज कौन कौन से हैं इरीगेशन के, यानी उनको सिंचाई किस माध्यम से दिया जाता है, क्या उनके सिंचाई का माध्यम रेन है या टैंक्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं या कैनल्स हैं। तो इस टेबल को आप फिल करोगे। फिर नेक्स्ट है एंड आल्सो केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट्स, यानी केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करने से बेस्ट रिजल्ट आया। हायर यील्ड वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम ए कंबाइनिंग ऑफ HYC। अब हाई यील्डिंग यानी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हम कैसे संभव है, जब हम HYV सीड्स का यूज़ करेंगे, इरीगेशन का यूज़ करेंगे, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे एंड पेस्टिसाइड्स का यूज़ करेंगे। तो इन सब को कंबाइन करके ही हम हायर यील्डिंग यानी ज़्यादा पैदावार पॉसिबल है। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई अबाउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। अब पंजाब के किसान, हरियाणा के और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो किसान थे, उन्होंने सबसे पहले इस मॉडर्न फार्मिंग मेथड का यूज़ किया। द फार्मर इन दीज रीजन सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरीगेशन and made use of HYV seeds, chemical fertilizers, pesticides in farming. Some of them bought farm machinery like tractors and threshers which made ploughing and harvesting faster. They were rewarded with high yields of wheat। अब देखिए इन्होंने सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स का यूज़ किया। तो उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या किया, ट्यूबवेल्स सेट किए इरिगेशन के लिए। उसके बाद इन्होंने HY सीड्स का यूज़ किया, केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया, पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ किया। उन्होंने कुछ मशीनरी भी खरीदी, जैसे कि ट्रैक्टर है, थ्रेशर है, जिससे कि फसलों को काट कर उनसे अनाज निकाला जा सके, है ना, विच मेड प्लफिंग एंड हार्वेस्टर फास्टर। और इन्होंने ट्रैक्टर ने क्या किया, जो हमारे प्लफिंग है उसको फास्ट कर दिया, यानी खेत जोतने की प्रक्रिया है उसको बहुत तेज़ कर दिया। और इससे उनको क्या फ़ायदा हुआ, हाई यील्ड ऑफ वीट उनको मिले। इन पालमपुर द यील्ड ऑफ वीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटीज़ वाज 30 kg पर हेक्टेयर। अब उनका क्या है, 100 kg पर हेक्टेयर उनकी पैदावार होने लगी विद HY सीड से। द यील्ड वेंट अप टू 3200 kg पर हेक्टेयर। देयरफॉर वाज लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ
wheat. Farmer now had greater amount of surplus wheat to sell in the market. अब क्या कर सकते थे कि जो फार्मर्स थे उनको अपने फैमिली के कंजप्शन के अलावा उनको अपने मार्केट में भी सेल कर सकते थे. तो आज के लिए है इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में करेंगे. गुड बाय एवरीवन एंड थैंक यू वेरी मच.